नमस्कार विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर की इस पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका जो सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 1919 का भारत शासन अधिनियम, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो 1919 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम है, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी योजना थी वो तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और तत्कालीन गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड द्वारा मिलकर तैयार की गई थी। इसीलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न कोदा होगा कि ये भारत मंत्री या गवर्नर जनरल क्या होता है, तो हम आपके इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में जो शासन का ढांचा था, उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था ब्रिटिश शासन का भारत के लिए उत्तरदायी, वो भारत मंत्री होता था। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक हिस्सा होता था, एक मंत्री होता था जिसका उत्तरदायित्व भारत के शासन की देखभाल करना था। ये इंग्लैंड में होता था, तो सबसे बड़ा जो भारत में शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता था भारत मंत्री होता था, जो इंग्लैंड में रहता था। इस भारत मंत्री के अंतर्गत भारत में एक गवर्नर जनरल होता था, जो भारत में संपूर्ण शासन के लिए उत्तरदायी होता था। वो ये भारत मंत्री तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में रहता था, और गवर्नर जनरल पहले कोलकाता में और बाद में जब दिल्ली राजधानी हो गई तो वहाँ रहता था, और ये भारत में रहकर शासन का भारत मंत्री की शासन में सहायता करता था। तो भारत में रहने वाला अधिकारी सबसे बड़ा गवर्नर जनरल होता था, और वैसे भारत मंत्री। इस गवर्नर जनरल के अधीन भी कुछ छोटे छोटे प्रांत होते थे, उन प्रांतों में भी गवर्नर होता था। तो ये शासन का एक ढांचा होता था, तो इसके बारे में भी आपको स्पष्ट कर दिया। तो जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित करने के पीछे क्या कारण थे, क्या मुख्य उद्देश्य थे इंग्लैंड के या ब्रिटिश सरकार के या अंग्रेजी सरकार के, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला, 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रति भारतीय जनता का असंतोष। देखिए, भारत में ब्रिटिश जो सरकार है वो भारत में लगभग 200 वर्ष तक रही। अब आप जब 200 वर्ष तक शासन करते हैं तो शासन के लिए आपको कुछ आवश्यक नियम कायदे बनाना पड़ता है। तो ब्रिटिश संसद ने समय समय पर भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम या नियम बनाए। उसी प्रकार का एक अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम था, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी दे दूं। 1909 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये भारतीय जनता को तो छोड़ो, उन उदारवादियों को भी संतुष्ट करने में असफल रहा, जो कि ब्रिटिश शासन के समर्थक थे या ब्रिटिश शासन को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। अतः भारतीय जनता इससे असंतुष्ट थी, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुधार योजना लागू करनी पड़ेगी जिससे भारतीय जनता काफ़ी हद तक, कुछ हद तक तो संतुष्ट हो सके। तो पहला कारण था 1909 के एक्ट के प्रति भारतीय जनता में असंतोष। दूसरा कारण था कि जो मिस एनी बेसेंट और तिलक ने भारत में 1916 के करीब एक होम रूल मूवमेंट चलाया था। ये होम रूल मूवमेंट ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी, और भारतीय जनता इसके साथ काफ़ी सक्रियता से इस आंदोलन में इन दोनों के साथ लगी थी। तो अंग्रेज़ों को भय स्थापित हो गया कि अगर वो कुछ सुधार नहीं उठाते तो भारतीय जनता का जो ये असंतोष है, जो इस आंदोलन के जरिए प्रकट हुआ, वो असंतोष कोई अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ सकता है। तो दूसरा कारण था होम रूल आंदोलन की सफलता। इसके अलावा 1916 के लखनऊ समझौते से फलस्वरूप मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। कांग्रेस का उग्रवादी और उदारवादी धड़ा भी एक हो गया था। तो अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अब जो उनकी फूट डालो राज करो की नीति है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। तो इस कारण भी उनने कोई ना कोई सुधार योजना उनको लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जो अंग्रेजी सरकार है वो भारत में, क्योंकि अब वो स्थायित्व चाहती थी अपने शासन का, तो वो एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहती थी, एक ऐसी योजना चाहती थी जिससे लगभग 10 वर्ष तक उनकी सरकार स्थायित्व के साथ शांति से चलती रहे। तो इन सब कारणों के कारण ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, और इस जो एक्ट था उसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे। देखिए, इसका जो पहला प्रावधान था वो प्रावधान था
कि भारत परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 15 से घटाकर 12 कर दी गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि भारत मंत्री की सहायता करने के लिए भारत परिषद होती थी। ये भारत परिषद में करीबन 15 सदस्य होते थे। अब इनकी 15 सदस्यों की संख्या घटाकर लगभग 12 कर दी गई। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये भी व्यवस्था कर दी गई कि ये जो 12 से 8 सदस्य जो होंगे उनमें से कम 3 भारतीय सदस्य तो जरूर होंगे और उन्हें शिक्षा, उद्योग और विधि जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे। यानी जो 15 से घटा के 8 से 12 कर दी और उनमें भी कम से कम 3 भारतीय होंगे, ये ऐसा प्रावधान कर दिया गया। तो पहला तो ये था। दूसरा जो इस एक्ट का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो प्रावधान था कि भारत मंत्री का वेतन अब भारतीय राजकोष की बजाय इंग्लैंड के राजकोष से दिया जाएगा। अभी तक जो भारत मंत्री था उसका वेतन भारत के राजकोष से दिया जाता था, जो कि बहुत ही असंगतिपूर्ण और औचित्यहीन प्रावधान था। क्यों? क्योंकि जो भारत मंत्री था वो कार्य ब्रिटेन में करता था, ब्रिटिश संसद का भाग होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का भाग होता था, तो उसको ब्रिटिश कैबिनेट के किसी मंत्री को भारतीय राजकोष से धन दिया जाए, ये तो अनुचित था। तो इस असंगतता को में भी सुधार किया गया और ये प्रावधान किया गया कि अब भारत मंत्री का जो वेतन है अब इंग्लैंड के राजकोष से ही दिया जाएगा। इसका जो तीसरा प्रावधान था वो प्रावधान ये था कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं को इंग्लैंड में खरीदना था और इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों के हितों की संरक्षण करना या देखभाल करना था। तो ये इसके कुछ प्रावधान थे। इसके अतिरिक्त इसका जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या द्विसदनात्मक विधान व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसके 2 सदन थे। पहला केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। राज्य परिषद जिसे उच्च सदन भी कहा जाता था, इसमें इसकी सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित सदस्य होते थे तथा 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। जहां राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, वहीं केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इन जो व्यवस्थापिका के सदस्य थे उनको महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। ये कोई प्रस्ताव ला सकते थे, स्थगन प्रस्ताव लाने की भी इनको अनुमति थी। ये सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये सब इनको दे रखा था, इनको कार्य दे रहा था। लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार को भी सुरक्षित किया गया। गवर्नर जनरल अभी भी क्राउन की अनुमति से बिना व्यवस्थापिका को विश्वास लिए कोई बिल पारित कर सकता था। वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था, जिसकी वैधता 6 महीने के लिए होती थी। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका, एक द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना तो की गई, साथ साथ प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संख्याओं में भी वृद्धि की गई और उनके लिए फार्मूला निर्धारित किया गया कि प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य होंगे उसमें 70% निर्वाचित सदस्य होंगे और 30% मनोनीत सदस्य होंगे। ये इस तरह इसमें केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया। पर जो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों के शासन को 2 भागों में बांटा गया। पहला था सुरक्षित विषय, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, शांति व्यवस्था, पुलिस आदि आते थे। इन विभागों का अध्यक्ष गवर्नर की परिषद के सदस्यों को बनाया गया। अर्थात ये जो सुरक्षित विषय में जो राज्य के शासन के विषय होते थे, उनकी शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर के पास होता था। गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से इन सुरक्षित विषयों का शासन करता था। जहाँ तक हस्तांतरित विषय है उसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वायत्त शासन प्रणाली आदि विषय रखे गए। इन विषयों का अध्यक्ष प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को बनाया गया। अर्थात जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया उससे प्रांतीय प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों सुरक्षित विषय और आरक्षित विषय, सुरक्षित और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में, सुरक्षित या आरक्षित विषयों का प्रशासन तो गवर्नर के पास रहा और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन का अधिकार निर्वाचित सदस्यों को आ गया। इस प्रकार प्रांतीय प्रशासन के शासन को
दो अलग अलग व्यवस्थाओं में बांटकर दो अलग अलग प्रकार से शासन करने की व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक द्वैध शासन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और इसके माध्यम से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम 1919 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, वो प्रावधान था कि इसके द्वारा प्रांतीय गवर्नर को ये विशेष अधिकार दिया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन किस प्रकार चलाया जाए, इसके लिए वो प्रांतीय सरकार को निर्देश पत्र जारी कर सकता है। इस शासन प्रणाली द्वारा 1909 में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई थी और जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, 1919 की व्यवस्था के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। अब सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपीय नागरिकों को और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया और इनके लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई। ये भी एक पृथककारी और फूट डालो राज करो की नीति का एक विस्तार था। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा मताधिकार का विस्तार भी किया गया। अब भारत की लगभग 3% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। मत के लिए कुछ योग्यताएं थी जो संपत्ति, संप्रदाय और स्थान से संबंधित थी। ये जो एक्ट है 1919 का एक्ट, ये एक्ट एक महत्वपूर्ण सुधार था, लेकिन इस एक्ट में कुछ आधारभूत कमियां थी, कुछ दोष थे जिसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा दोष था कि इसमें देश शासन प्रणाली के अंतर्गत विषयों का उचित रूप से विभाजन नहीं किया गया था। जैसा कि मुड्डीमैन कमेटी के समक्ष मद्रास के मंत्री केवी रेड्डी के द्वारा अपनी गवाही में कहा गया कि मैं बिना जंगलात के वन मंत्री, कृषि मंत्री के बिना बिजली मंत्री के बिना श्रम व बिन खानों के उद्योग मंत्री बना दिया गया। इसी प्रकार शिक्षा हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया, जबकि एंग्लो इंडियन व यूरोपियन नागरिकों की शिक्षा को सुरक्षित विषय के रूप में रखा गया। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को और आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें आप सब जानते हैं कि द्वैध शासन के अंतर्गत सुरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में प्रांतीय शासन व्यवस्था का विभाजन किया गया, पर ये जो विभाजन था ये उचित रूप से नहीं किया गया। अब जैसे शिक्षा है, शिक्षा तो हस्तांतरित विषय था, मतलब शिक्षा भारतीय जो चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको उत्तरदायी बना दिया गया शिक्षा के लिए, लेकिन जो यूरोपीय और एंग्लो इंडियन की शिक्षा थी वो गवर्नर के पास यानी सुरक्षित विषयों में रही। अब ये विसंगतिपूर्ण नहीं था। इसी तरह आपने उद्योग मंत्रालय तो आपने हस्तांतरित को दे दिया, और लेकिन खान है, बिजली पानी है, वो सुरक्षित में है। यानी एक विषय जो दूसरे विषयों पे आप प्रभाव डाल रहे हैं उनका विभाजन आपने ढंग से नहीं किया। आपने जो है मतलब इतना असंगतिपूर्ण विभाजन किया कि जो हस्तांतरित विषयों के द्वारा आंशिक प्रांतीय उत्तरदायी शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। दूसरा इसका जो कमी है, भारी कमी है, वो है कि इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को और अधिक विस्तार दिया गया और कहीं ना कहीं पृथकतावाद या फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजी नीति थी उस पर अंग्रेजी सरकार चलती रही। तीसरा है कि केंद्र प्रांतों में तो आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, पर केंद्र में किसी भी प्रकार की उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। केंद्र में अभी भी पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के पास ही पूरा अधिकार होता था, शासन करने का पूरा अधिकार होता था। इसके अलावा जो भारतीय मंत्री थे उनके सचिव होते थे, जो अंग्रेज ICS सिविल सेवा के अधिकारी होते थे, उन पे भी भारतीय मंत्री को कोई नियंत्रण नहीं होता था, उन पे कोई अधिकार नहीं होता था, और ये जो सचिव होते थे भारतीय मंत्रियों के कार्य में अवरोध उपस्थित करते रहते थे। तो ये इसकी कमियां थी, लेकिन फिर भी उपयुक्त कमियों के बावजूद भी हर एक्ट अपने पिछले जो सुधार होता है उससे श्रेष्ठ ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मकता होती है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो एक्ट था वो एक्ट भी अभी तक ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन के संदर्भ में जो एक्ट पारित किए गए थे उन सभी एक्टों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। एक तो पहली बात। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा जो चुनावी प्रणाली थी, पृथक चुनाव प्रणाली, उसका भी विस्तार किया गया, और अब अधिक भारतीयों को शासन या चुनाव या प्रतिनिधित्व की जो पद्धति थी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इस तरह आज हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा है, उसके प्रावधान, उसको लागू करने का कारण, उसके दोष या उसकी उपलब्धि। इस एक्ट से संबंध में आपके जो भी
क्वेश्चन है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका मतलब प्रश्न है, उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।